हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने अल्टरनेटर के अंदर वोल्टेज रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस किया था और उम्मीद है कि आपको वोल्टेज रेगुलेशंस के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनाइजिंग ऑफ अल्टरनेटर, यानी कि अल्टरनेटर का तुल्य कालन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग क्यों की जाती है तथा सिंक्रोनाइजिंग की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी है तथा सिंक्रोनाइजिंग करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। इन सब टॉपिक्स के बारे में आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात आती है कि अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन यानी कि अल्टरनेटर का तुल्य कालन होता क्या चीज है। तो क्या होता है, किसी एक अल्टरनेटर को किसी दूसरे अल्टरनेटर के साथ समांतर क्रम में पूर्ण समन्वय के साथ संयोजित करना ही अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजिंग कहलाता है। यानी कि एक अल्टरनेटर है, वो आपकी पहले से चल रहा है, एक अल्टरनेटर आपके पास है जो पहले से आपका चल रहा है। अब हम एक नया अल्टरनेटर बाजार से लेके आए, उस नए अल्टरनेटर को पहले से चलने वाले अल्टरनेटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ना है। लेकिन समांतर क्रम में भी क्या करना है, उसको पूर्ण समन्वय के साथ जोड़ना, वही क्या कहलाता है, अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजिंग कहलाता है। तो अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। या फिर एक अल्टरनेटर है, फिर उस अल्टरनेटर क्या क्या किसी एक बसबार से जुड़ रहा है। अब उस बसबार के साथ किसी नए अल्टरनेटर को, एक नए अल्टरनेटर को पहले से स्थापित बस बार के साथ पूर्ण समन्वय के साथ संयोजित करना ही अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजिंग कहलाता है। तो सिंक्रोनाइजिंग के अंदर आपको करना कुछ नहीं होता, एक अल्टरनेटर आपका पहले से चल रहा है, उसके साथ आपको दूसरे अल्टरनेटर को उसके समांतर क्रम में जोड़ना है, वही क्या कहलाता है, अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजिंग। अब बात ये आती है कि हमारे पास जब पहले से एक अल्टरनेटर है तो उसके साथ हमको दूसरा अल्टरनेटर समांतर क्रम में जोड़ने की क्या आवश्यकता हुई। तो सिंक्रोनाइजिंग के हमको क्या क्या लाभ हो सकते हैं या सिंक्रोनाइजिंग क्यों करना उचित रहता है। तो उसका देखिए, सबसे पहला जो कारण आता है कि हमारे पास यदि एक अल्टरनेटर है, वो अल्टरनेटर आपका खराब हो गया या फिर उस अल्टरनेटर की हमको यदि मेंटेनेंस करनी है, तो हमारी जो सप्लाई है, जिन जिन लोड को उस अल्टरनेटर से सप्लाई मिल रही है, वो लोड पूरी तरह से बंद हो जाएंगे, अर्थात उनको सप्लाई नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारा एक ही अल्टरनेटर था हमारे पास और वो खराब हो गया, तो लोड की सप्लाई पूरी तरह से क्या हो जाएगी, आपकी बंद हो जाएगी। लेकिन यदि हमारे पास दो अल्टरनेटर है और दो अल्टरनेटर यदि समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं, तो उनमें से यदि कोई एक अल्टरनेटर खराब भी हो जाता है, तो दूसरे अल्टरनेटर की सहायता से जो भी आवश्यक लोड है, उन आवश्यक लोड की सप्लाई को अपन कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं। या फिर दोनों अल्टरनेटर में से किसी भी एक अल्टरनेटर की यदि हमको मेंटेनेंस करनी है, उसकी मरम्मत करनी है, तो हम दूसरे अल्टरनेटर की सहायता से लोड की सप्लाई को कंटिन्यूटी रख सकते हैं। जबकि यदि हमारे पास केवल एक अल्टरनेटर होगा, तो उस अल्टरनेटर के खराब होने पर या उसकी मेंटेनेंस करने के दौरान लोड की सप्लाई है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। तो एक अल्टरनेटर के साथ दूसरे अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ने से लोड की जो सप्लाई की कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। दूसरा क्या कारण है, दूसरा कारण ये है कि एक आपका अल्टरनेटर है, वो पहले से चल रहा है। अब यदि लोड का मान बढ़ गया, लोड का मान बढ़ गया और वो अल्टरनेटर उतने लोड को सहन नहीं कर सकता, तो हम उसके समांतर क्रम में एक बड़ा नया अल्टरनेटर लाने के बजाय उस अल्टरनेटर के समांतर क्रम में एक दूसरे अल्टरनेटर को जोड़कर उस लोड की क्या कर सकते हैं, पूर्ति कर सकते हैं। और आवश्यकता के अनुसार जितना हमारा लोड है, उस प्रकार से अल्टरनेटर को चलाकर हम जो रनिंग कॉस्ट है, उस रनिंग कॉस्ट को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और तीसरा तीसरा मेन कारण क्या है कि जब आपका अल्टरनेटर फुल लोड पर काम करता है, तो उसकी दक्षता होती है, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अल्टरनेटर की दक्षता अधिकतम कब होती है, जब वो फुल लोड पर काम करता है। तो हम यदि हमारे पास एक से ज्यादा अल्टरनेटर है, तो उन अल्टरनेटर को लोड के अनुसार कम या ज्यादा चलाकर उनको फुल लोड पर काम करवा सकते हैं। और जब वो अल्टरनेटर फुल लोड पर काम करेंगे, तो उनकी दक्षता क्या रहेगी, आपकी अधिकतम रहेगी।
तो अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजिंग क्या होती है और सिंक्रोनाइजिंग करने के हमारे क्या क्या लाभ है, वो चीज आपकी चीज में क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है कि अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग की शर्तें क्या क्या होती है। तो उन शर्तों को समझने से पहले इन दोनों की परिभाषा और ये जो लाभ है इनको अपन थोड़ा नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है क्या, अल्टरनेटर का सिंक्रोनाइजिंग या अल्टरनेटर का तुल्यकालन क्या कहता है। तो इसके अंदर क्या लिखोगे आप, एक अल्टरनेटर को एक अल्टरनेटर को किसी दूसरे अल्टरनेटर या बस बार के साथ पूर्ण समन्वय के साथ समांतर क्रम में संयोजित करना अल्टरनेटर का तुल्यकालन कहलाता है। ठीक है, फिर आता है क्या, समांतर संयोजन के लाभ। समांतर संयोजन के लाभ कि एक अल्टरनेटर को दूसरे अल्टरनेटर के साथ समांतर क्रम में संयोजित करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला लाभ तो क्या हो सकता है, एक अल्टरनेटर के खराब होने पर सप्लाई की निरंतरता दूसरे अल्टरनेटर की सहायता से दूसरे अल्टरनेटर की सहायता से सप्लाई की निरंतरता बनाई रखी जा सकती है। पहला लाभ तो क्या हो गया कि यदि हमारा एक अल्टरनेटर खराब हो जाता है तो दूसरे अल्टरनेटर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो लोड की जो सप्लाई है उसकी निरंतरता को अपन क्या कर सकते हैं, बनाए रखी जा सकती है। दूसरा हमारा क्या लाभ है, दूसरा लाभ क्या है हमारा, दूसरा लाभ यह है कि लोड के अनुसार अल्टरनेटर को चलाकर रनिंग लागत को कम किया जा सकता है। तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा यह होगा कि जब अल्टरनेटर पूर्ण लोड पर कार्य करता है, जब अल्टरनेटर पूर्ण लोड पर कार्य करता है तो उसकी दक्षता अधिकतम होती है। तो ये सारी चीज आप नोट करोगे कि अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, जब एक अल्टरनेटर को किसी दूसरे अल्टरनेटर या बस बार के साथ
पूर्ण समन्वय के साथ समांतर क्रम में संयोजित करना ही अल्टरनेटर का क्या कहलाता है, तुल्यकालन कहलाता है। अब अल्टरनेटर का समांतर क्रम में संयोजित करने से हमको क्या क्या लाभ होते हैं, तो एक अल्टरनेटर के खराब होने पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे अल्टरनेटर की सहायता से सप्लाई की निरंतरता को बनाए रखी जा सकती है। दूसरा क्या है, लोड के अनुसार अल्टरनेटर को चलाकर हम रनिंग कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है, रनिंग कॉस्ट को उनको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तीसरा क्या है, जब अल्टरनेटर पूर्ण लोड पर कार्य करता है तो उसकी दक्षता भी क्या होती है, आपकी अधिकतम होती है। फिर इसके अंदर जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग की प्रमुख शर्तें क्या है। तो कंडीशन ऑफ सिंक्रोनाइजिंग यानी कि तुल्यकालन की शर्तें। तुल्यकालन की शर्तें, तो तुल्यकालन की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यहां से अब से एग्जाम्स के अंदर पूछ लेता है कि अल्टरनेटर के अंदर पूर्ण सिंक्रोनाइजिंग के लिए या तुल्यकालन के लिए प्रमुख शर्तें कौन कौन सी है। तो देखिए, जो अल्टरनेटर वहां पर पहले से चल रहा है, एक अल्टरनेटर आपका पहले से चल रहा है, ये मान लेते हैं 3 फेज अल्टरनेटर है। जो फर्स्ट अल्टरनेटर है, जो अल्टरनेटर वहां पर पहले से चल रहा है, उस अल्टरनेटर को हम कहा जाता है रनिंग मशीन। उस अल्टरनेटर को अपन कौन सी मशीन कहते हैं, रनिंग मशीन। तो रनिंग मशीन कौन सी होगी, जो अल्टरनेटर वहां पर पहले से चल रहा है उसको तो अपन कौन सी मशीन कहेंगे, रनिंग मशीन। अब इस अल्टरनेटर के साथ अपन को क्या करना है, किसी दूसरे अल्टरनेटर को इस अल्टरनेटर के साथ क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो ये जो नया अल्टरनेटर जिसको इसके समांतर क्रम में जोड़ना है उसको हम बोलते हैं इनकमिंग मशीन। उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकमिंग मशीन। तो देखिए, यहां पर दो वर्ड आपके लिए नए होते हैं, एक होता है रनिंग मशीन, एक होती है इनकमिंग मशीन। तो रनिंग मशीन का मतलब समझ में आया, जो मशीन पहले से वहां पर चल रही है, जो अल्टरनेटर पहले से चल रहा है उसको तो अपन क्या कहेंगे, रनिंग मशीन। और जो अल्टरनेटर पहले से चल रहा है और उसके समांतर क्रम में किसी नए अल्टरनेटर को जोड़ना है, तो हम जो नया अल्टरनेटर जोड़ रहे हैं वो जो नया अल्टरनेटर है वो कौन सी मशीन कहलाता है, इनकमिंग मशीन। तो दो वर्ड याद रहेंगे आपको, रनिंग मशीन का मतलब समझ में आ गया, इनकमिंग मशीन का मतलब समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि तुल्यकालन की प्रमुख शर्तें कौन कौन सी हैं। तो देखिए, तुल्यकालन की जो प्रमुख शर्तें हैं वो 3 शर्तें हैं, और तीनों शर्तें जब तक आपकी पूरी नहीं होगी तब तक हम एक अल्टरनेटर को दूसरे अल्टरनेटर के साथ समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते हैं। तो पहली शर्त तो क्या है, तुल्यकालन की जो पहली शर्त है वो क्या, पहली शर्त क्या है आपका, जो भी आपकी रनिंग मशीन है, रनिंग मशीन का मतलब जो मशीन पहले से वहां पर चल रही है उसको अपन कौन सी मशीन कहेंगे, रनिंग मशीन। तो जो भी आपकी रनिंग मशीन है उस रनिंग मशीन का जो फेज क्रम है और जो इनकमिंग मशीन है उसका फेज क्रम, दोनों मशीन का फेज क्रम क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। यानी कि दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। दूसरा आवश्यक शर्त क्या है, पहली शर्त तो समझ में आ गई, क्या होना चाहिए, फेज क्रम। फेज क्रम का मतलब आर, वाई और बी, यानी कि आर वाला फेज आर के साथ संयोजित होगा, वाई वाला फेज वाई के साथ संयोजित होगा, और बी वाला जो फेज है वो बी के साथ संयोजित होगा। तो दोनों मशीन का फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा क्या है, दोनों मशीनों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। यानी कि आपकी रनिंग मशीन और इनकमिंग मशीन, इन दोनों मशीनों के अंदर जो वोल्टेज पैदा हो रहा है उस वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यानी कि रनिंग मशीन की जितनी फ्रीक्वेंसी है उतनी ही फ्रीक्वेंसी कौन सी मशीन की होनी चाहिए, आपके इनकमिंग मशीन की होनी चाहिए। जब दोनों मशीन की फ्रीक्वेंसी समान हो जाएगी तो वो दूसरी वाली शर्त क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी शर्त क्या होता है कि दोनों मशीन का मतलब रनिंग मशीन और आपकी इनकमिंग मशीन, इन दोनों मशीन का टर्मिनल वोल्टेज मतलब आउटपुट जो वोल्टेज है, अपन को लोड के सिरों पर जो हमको वोल्टेज मिलेगा वो क्या कहलाता है, आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो लोड के सिरों पर जो वोल्टेज है या फिर जो टर्मिनल वोल्टेज है, तो दोनों मशीन का टर्मिनल वोल्टेज क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। तो ये जो 3 मुख्य शर्तें हैं, ये यदि 3 शर्तें आपकी कंप्लीट हो जाती है तो हम जब जाके दोनों मशीनों को अपन क्या करेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो समांतर क्रम में संयोजित करने की प्रमुख शर्तें कितनी है, आपकी 3 है। पहली शर्त मैंने क्या बताई आपका, फेज क्रम समान होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
दोनों मशीन का फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान। दूसरी शर्त मैंने क्या बताई, दोनों मशीन की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तीसरा मैंने क्या बताया, दोनों मशीन का टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होना चाहिए, आपका समान होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन समान हो जाएगी तब जाके हम दोनों मशीनों को समांतर क्रम में क्या कर सकते हैं, संयोजित कर सकते हैं। तो यहां से आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी अल्टरनेटर को पूर्ण सिंक्रोनाइजिंग के लिए मुख्य शर्तें कौन कौन सी है। तो फेज क्रम समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए और उनका टर्मिनल वोल्टेज क्या होना चाहिए, समान। जब ये तीनों चीजें समान होगी तो वो मशीन पूर्ण समन्वय के साथ क्या कर सकते हैं, अपन संयोजित कर सकते हैं। तो अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग की जो प्रमुख शर्तें हैं उनको मैं यहां की बजाय यहां पे नोट कर देता हूं आपके लिए। क्या कंडीशन ऑफ सिंक्रोनाइजिंग यानी कि तुल्यकालन की शर्तें। ठीक है, सबसे पहली जो शर्त क्या होता है, दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम यानी कि RYB फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, दोनों अल्टरनेटर की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और तीसरी जो शर्त क्या है कि दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो किसी भी एक अल्टरनेटर को दूसरे अल्टरनेटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रमुख जो शर्तें हैं वो कौन कौन सी शर्तें हैं। तो पहली क्या है कि दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम समान होना चाहिए, यानी कि हम जिन दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं उनका फेज क्रम क्या होना चाहिए, समान। दूसरी शर्त क्या होगी आपके, दोनों अल्टरनेटर की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दूसरी क्या, दोनों अल्टरनेटर की क्या होनी चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए। तीसरी क्या है, दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्तें आपकी समान होती है, ये तीनों शर्तें दोनों अल्टरनेटर पूरे करते हैं, तो उन दोनों अल्टरनेटर को अपन क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो ये होगी अल्टरनेटर के समांतर संयोजन की प्रमुख शर्तें। बहुत इंपॉर्टेंट शर्तें, आपकी यहां से एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना रहती है कि अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग के अंदर पूरी सिंक्रोनाइजिंग की शर्तें कौन कौन सी होती है। तो सिंक्रोनाइजिंग की शर्तें, फेज क्रम समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए और टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक आता है कि ये जो सिंक्रोनाइजिंग है, इसको सिंक्रोनाइजिंग करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। क्या किसी भी अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजिंग करने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। तो देखिए, अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजिंग करने की प्रमुख रूप से चार विधियां हैं। या अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजिंग करने की प्रमुख चार विधियां हैं। तो मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग, मेथड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग। सिंक्रोनाइजिंग की कितनी विधियां हैं, हम चार विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पहली हम पढ़ेंगे डार्क लैंप मेथड,
दूसरी हम पढ़ेंगे ब्राइट लैंप मेथड, तीसरी हम पढ़ेंगे डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड, और चौथी हम पढ़ेंगे क्या, सिंक्रोनोस्कोप। सिंक्रोनोस्कोप इंस्ट्रूमेंट। तो एक अल्टरनेटर को दूसरे अल्टरनेटर के साथ सिंक्रोनाइजिंग करने की कितनी विधियां हैं, 4 विधियां। इसको हम बोलेंगे क्या, डार्क लैंप विधि, ये होगी आपकी ब्राइट लैंप विधि, ये हो जाएगी आपकी डार्क एवं ब्राइट लैंप विधि, और ये हो जाएगा आपका सिंक्रोस्कोप यंत्र द्वारा। सिंक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। तो अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग की कितनी विधि है, अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग की 4 विधियां होती है। एक होती है आपकी डार्क लैंप विधि, दूसरी होती है आपकी ब्राइट लैंप विधि, तीसरी होती है डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि, और चौथी होती है सिंक्रोनोस्कोप विधि। इन चारों विधियों की सहायता से हम दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम, दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी और दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज, इन तीनों चीजों को अपन क्या करते हैं, समान करते हैं। और जब दोनों अल्टरनेटर की ये तीनों कंडीशन समान हो जाती है, तब हम दो अल्टरनेटर को समांतर क्रम में आपस में संयोजित कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम देखेंगे, एक एक विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि डार्क लैंप विधि की सहायता से किस प्रकार अपन सिंक्रोनाइजिंग करते हैं, ब्राइट लैंप विधि की सहायता से किस प्रकार सिंक्रोनाइजिंग करेंगे, डार्क या ब्राइट लैंप विधि की सहायता से अपन किस किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले अपन कौन सी विधि देखेंगे, डार्क लैंप मेथड। तो सबसे पहली जो विधि है हमारी, वो है आपकी डार्क लैंप मेथड। डार्क लैंप विधि, देखिए डार्क लैंप विधि के बारे में अपन समझते हैं क्या होती है। तो देख लेते हैं, ये आपका एक बसबार है, इस बसबार के साथ एक अल्टरनेटर पहले से संयोजित है। ये आपका 3 फेज अल्टरनेटर है, जो यहां पर आपका पहले से संयोजित है बस बार के साथ। अब इस तरीके मान लेते हैं, ये वाला है जो आर फेज है, ये वाई फेज है, ये क्या है, बी फेज है, और ये क्या है आपकी बस बार। ये क्या चीज है आपकी बस बार। तो ये मशीन आपकी यहां पर पहले से चल रही है। अब जो मशीन पहले से चल रही होती है उसको अपन कौन सी मशीन बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कौन सी, रनिंग मशीन। तो ये कौन सी मशीन हो जाएगी आपकी, रनिंग मशीन। अब इस मशीन के साथ मैं क्या करता हूं, एक दूसरे अल्टरनेटर को इसके समांतर क्रम में जोड़ना चाहता हूं। तो समांतर क्रम में जोड़ने से पहले अपन को जो कंडीशंस होती है, उन 3 कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, उन 3 कंडीशंस को बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस अल्टरनेटर के साथ दूसरे अल्टरनेटर को क्या कर सकते हैं, समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो ये एक आपका 3 फेज अल्टरनेटर है, और इस 3 फेज अल्टरनेटर को मैं इस अल्टरनेटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ना चाहता हूं। तो ये वाला जो अल्टरनेटर होगा, इसको अपन बोलेंगे कौन सी मशीन, तो इसको अपन बोलेंगे इनकमिंग मशीन। इसको अपन क्या बोलेंगे, इनकमिंग मशीन। तो इस इनकमिंग मशीन को इस रनिंग मशीन के साथ समांतर क्रम में जोड़ना है। अब समांतर क्रम में जोड़ने के लिए अपन 3 शर्तें बताई थी। पहली शर्त क्या होती है आपका, फेज क्रम समान होना चाहिए।
फेज सीक्वेंस। दूसरा क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी समान होनी चाहिए। और तीसरा क्या होता है आपका, टर्मिनल वोल्टेज। तीसरा क्या है आपका, टर्मिनल वोल्टेज। ये तीन चीजें अगर आपकी समान हो जाती है, इस अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज इस अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, या फिर इस अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी इस अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए, इस अल्टरनेटर की जो फेज क्रम है वो इस अल्टरनेटर के फेज क्रम के समान होने चाहिए। जब ये तीनों शर्तें आपस में समान हो जाएगी तो अपन इस अल्टरनेटर को इस अल्टरनेटर के साथ समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अब इसका फेज क्रम, टर्मिनल वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, इन तीनों को बराबर करने के लिए अपन कौन सी विधि की बात कर रहे हैं, डार्क लैंप विधि। तो डार्क लैंप विधि का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए यहां पर ये मैंने जोड़ दिया आईसीटीपी स्विच। अभी आईसीटीपी स्विच आपका ओपन है, यानी कि इसको मैंने अभी तक शॉर्ट नहीं किया है, क्योंकि जब तक इसके तीनों के फेज क्रम, फ्रीक्वेंसी और टर्मिनल वोल्टेज को बराबर नहीं कर देंगे तब तक इस वाले स्विच को अपन बंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डार्क लैंप विधि है ना, तो इस वाले फेज के साथ यहाँ पर एक लैंप जोड़ दूंगा, एक लैंप इस वाले फेज के साथ जोड़ दिया, एक लैंप है जो मैं इस वाले फेज के साथ जोड़ दूंगा, और एक जो लैंप है वो इस वाले फेज के साथ क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर जोड़ दूंगा। तो मैंने टोटल कितने लैंप जोड़ दिए, यहाँ पर 3 लैंप। 3 लैंपों को मैंने क्या किया, तीनों फेजों के साथ साथ जोड़ दिया। इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2, और ये है आपका L3। देखिए ये वाला फेज यहाँ से R वाला आ रहा है, तो ये वाला फेज कौन सा होगा आपका R, ये होगा Y, ये होगा B। मान लेते हैं इस अल्टरनेटर का ये वाला फेज है जो R डैश है, ये वाला फेज Y डैश है, ये वाला फेज B डैश है। अभी हमको कंफर्म पता नहीं है कि ये वाला R ही है, ये वाला Y डैश ही है, या फिर ये वाला B डैश ही है। इसका कंफर्म पता करने के लिए ही अपन इस विधि का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तो डार्क लैंप विधि के अंदर क्या किया जाता है, 3 लैंप का उपयोग किया जाता है। इन तीनों लैंपों को देखिए समान फेजों के अंदर, ये रनिंग मशीन है, रनिंग मशीन का ये R वाला फेज है, और ये इनकमिंग मशीन है, तो इनकमिंग मशीन का ये कौन सा फेज है, R डैश। तो एक लैंप को तो R और R डैश के बीच में जोड़ा जाता है, दूसरे लैंप को Y और Y डैश के बीच में, तीसरे लैंप को B और B डैश के बीच में क्या कर दिया जाता है, संयोजित कर दिया जाता है। कौन सी विधि की बात कर रहा हूं मैं, डार्क लैंप विधि। अब जब अपन इसमें लैंप को संयोजित करेंगे तो इस अल्टरनेटर और इस अल्टरनेटर को अपन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस अल्टरनेटर का आईसीटीपी स्विच तो क्या है आपका ऑन है, इस अल्टरनेटर का आईसीटीपी स्विच तो मैंने क्लोज कर रखा है, लेकिन इस अल्टरनेटर का जो आईसीटीपी स्विच है अभी क्या है आपका ओपन है। यहां पर देखिए ये वाले दोनों पत्तियां यहां से टच कर रही नहीं कर रही है ना, तो अभी तक इसकी जो करंट है वो या वोल्टेज है वो यहीं पर जाएगी, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़ी हुई नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, देखो इधर से R वाला फेज, इधर से R डैश वाला फेज, तो इन तीनों बल्बों की स्थिति का अपन क्या करेंगे, पता लगाएंगे कि ये तीनों बल्ब की कंडीशंस क्या क्या है। तो ये 3 बल्ब है वो 3 कंडीशंस के अंदर हो सकते हैं। उन कंडीशंस के बारे में देखेंगे कि इन बल्ब की स्थिति को देखकर ये जलेंगे या बंद रहेंगे या जलते बुझते रहेंगे, या फिर जलेंगे तो फुल प्रकाश के साथ जलेंगे या फिर कम प्रकाश के साथ जलेंगे। इन सब स्थितियों से अपन यहाँ पर कंक्लूजन निकालेंगे, क्या इस अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी, फेज क्रम और टर्मिनल वोल्टेज समान है या नहीं है। तो वो स्थिति कौन सी है, इन बल्बों की कौन कौन सी स्थिति हो सकती है, वो स्थिति मैं आपके सामने यहाँ पर नोट कर रहा हूं। तो इन बल्बों की मुख्य रूप से 3 स्थिति देखेंगे। पहली जो स्थिति है, जब तीनों लैंप लगातार जलते बुझते रहते हैं, जलते बुझते रहते हैं, ठीक है। एक स्थिति में क्या हो सकता है कि ये जो तीनों लैंप है वो लगातार जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं और बुझ रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। अगर ये तीनों लैंप लगातार जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो रनिंग मशीन और ये जो इनकमिंग मशीन है, इन दोनों की आवृत्ति बराबर नहीं है।
इस इनकमिंग मशीन की आवृत्ति अलग है और इस रनिंग मशीन की आवृत्ति अलग है। उस कारण आवृत्ति का मान कम ज्यादा होने के कारण ये जो लैंप है वो लगातार जलते बुझते रहते हैं। तो अगर लैंप लगातार जलते बुझते रहते हैं तो क्या होता है आपका रनिंग मशीन की, क्या रनिंग मशीन की आवृत्ति समान नहीं है। रनिंग मशीन की आवृत्ति समान नहीं है। अब आवृत्ति समान नहीं है तो आवृत्ति को समान करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो रनिंग मशीन है इस रनिंग मशीन की घूर्णन गति को क्या करेंगे, कम या ज्यादा। क्योंकि रनिंग मशीन की जब मैं घूर्णन गति को कम ज्यादा करूंगा तो उसकी आवृत्ति का मान भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इस रनिंग मशीन को अपन को कुछ नहीं करना है। सॉरी, मैंने अभी यहाँ पर रनिंग मशीन बोला जबकि ये कौन सी मशीन है, इनकमिंग मशीन। तो रनिंग मशीन के अंदर तो अपन को कुछ भी नहीं करना है, केवल जो भी चेंज करेंगे वो कौन सी मशीन के साथ करेंगे, इनकमिंग मशीन के साथ। क्योंकि इसका आवृत्ति, इसका टर्मिनल वोल्टेज, इसका फेज क्रम पहले से बिल्कुल क्या है, निश्चित है। हमको जो भी चेंज करना है वो कौन सी मशीन के साथ करेंगे, इनकमिंग मशीन के साथ। अब यदि आवृत्ति कम या ज्यादा है तो इनकमिंग मशीन की गति को कम या ज्यादा करेंगे और इनकमिंग मशीन की गति को कम या ज्यादा करके हम क्या करेंगे, इन लैंप की आवृत्ति, इन दोनों मशीन की आवृत्ति को क्या करेंगे, समान करेंगे। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, इनकमिंग मशीन। कौन सी मशीन, इनकमिंग मशीन की आवृत्ति समान नहीं है। अगर इसकी आवृत्ति कितनी है आपकी 50 हर्ट्ज है तो इसकी आवृत्ति आपकी 40 हर्ट्ज भी हो सकती है या फिर 60 हर्ट्ज भी हो सकती है, यानी कि कम भी हो सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। अगर आवृत्ति कम है तो इस इनकमिंग मशीन की स्पीड को क्या करूंगा, मैं बढ़ाऊंगा। क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आवृत्ति के लिए कौन सा फॉर्मूला देखोगे आप, ये वाला, ns बराबर क्या होता है 120 f बटे क्या होता है आपका p। तो यहाँ पर ये जो ns सिंक्रोनस घूर्णन गति है वो समानुपाती है किसके, आवृत्ति के। तो अगर घूर्णन गति बढ़ेगी तो आवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर घूर्णन गति कम होगी तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो अगर फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी कब बढ़ेगी, जब इसकी घूर्णन गति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, इस इनकमिंग मशीन की जो प्राइम मूवर है उस प्राइम मूवर की स्पीड को मैं क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। अगर इसकी आवृत्ति ज्यादा है, अगर इसकी आवृत्ति ज्यादा है तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी को कम करना है तो फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए इसकी स्पीड को भी क्या कर देंगे, अपन कम कर देंगे। तो जो इनकमिंग मशीन की आवृत्ति समान नहीं है तो क्या करेंगे अपन, इनकमिंग मशीन की घूर्णन गति को परिवर्तित कर आवृत्ति समान करते हैं, पहली कंडीशन होगी। अगर आपके लैंप जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी समान नहीं है। फ्रीक्वेंसी समान नहीं है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को अपन क्या कर देंगे, समान कर देंगे। दूसरा क्या है आपका, यदि लैंप कम प्रकाश के साथ जलते हैं। आपके ये जो तीनों लैंप है वो क्या हो रहे हैं, डिम जल रहे हैं। डिम का मतलब कम प्रकाश जितना प्रकाश से पैदा कर सकते हैं उतना पैदा न करके कम प्रकाश पैदा कर रहे हैं। तो जब लैंप आपके 1 2 3 तीनों लैंप यदि धीमे प्रकाश के साथ जल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा, आपकी रनिंग मशीन का टर्मिनल वोल्टेज और इनकमिंग मशीन का जो टर्मिनल वोल्टेज है वो दोनों क्या है, आपका अलग अलग है। इसका टर्मिनल वोल्टेज अगर मैं मानना चाहूं, जैसे मान लेते हैं इसका 220 वोल्ट है, ये कितना वोल्टेज पैदा कर रहा है, 220 वोल्टेज। तो ये 220 वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा है, ये या तो 220 से ज्यादा कर रहा है या 220 से क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हमको भी इसके वोल्टेज को कितने पे लाना है, 220 पे लाना है। अब पैदा होने वाला वोल्टेज किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो एक्साइटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आवृत्ति घूर्णन गति को कम या ज्यादा करने से आवृत्ति का मान चेंज हो रहा था, वैसे ही टर्मिनल वोल्टेज का जो मान होता है वो एक्साइटेशन के मान को कम या ज्यादा करके अपन टर्मिनल वोल्टेज के मान में परिवर्तन कर सकते हैं।
एक्साइटेशन का मतलब आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से पता होगा। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करना, वही क्या कहलाता है? एक्साइटेशन। तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके मान को या तो कम करेंगे या फिर ज्यादा करेंगे। कम कब करेंगे? अगर इसका टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के मान को क्या कर देंगे? कम कर देंगे, जिससे एक्साइटेशन का मान कम हो जाएगा। एक्साइटेशन का मान कम हो जाएगा तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसका टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है, अगर इसका टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के मान को कम कर देंगे। और यदि इसका टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज कम है तो इसके टर्मिनल वोल्टेज को अपन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? एक्साइटेशन के मान को भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और एक्साइटेशन के मान को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान भी हमको क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो जब लैंप क्या होते हैं आपके कम प्रकाश के साथ जलते हैं या बुझते हैं तो क्या होता है आपका? इनकमिंग मशीन का टर्मिनल वोल्टेज, क्या? इनकमिंग मशीन का टर्मिनल वोल्टेज असमान है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है आपका? असमान। तो अब क्या करेंगे अपन? एक्साइटेशन के मान को, यानी कि उत्तेजना प्रणाली, यानी कि एक्साइटेशन का मान परिवर्तित कर क्या करते हैं अपन? टर्मिनल वोल्टेज को बराबर करते हैं। टर्मिनल वोल्टेज को समान करते हैं। तो जब लैंप आपके कम प्रकाश के साथ जलते हैं या बुझते हैं तो इनकमिंग मशीन का टर्मिनल वोल्टेज क्या है आपका? असमान है। और अब उत्तेजना प्रणाली के मान को परिवर्तित करके टर्मिनल वोल्टेज के मान को क्या करेंगे? अपन समान करेंगे। तीसरी जो कंडीशंस क्या है, देखिए, यदि आपके ये तीनों लैंप या तीनों में से कोई से भी दो लैंप है वो क्या हो रहे हैं? आपके जल रहे हैं। कुछ लैंप तो जल रहे हैं और कुछ लैंप क्या है? आपके बंद है। दो लैंप आपके जल रहे हैं, एक लैंप बंद है, तो उसका मतलब क्या है कि आपकी रनिंग मशीन का फेज क्रम और इनकमिंग मशीन का फेज क्रम क्या है? असमान है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? अपन जो इनकमिंग मशीन के सिरे हैं उन दो सिरों को आपस में क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। और जैसे इनके इंटरचेंज करेंगे तो फेज क्रम क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और जब दोनों मशीन का फेज क्रम समान हो जाएगा तो तीनों के तीनों लैंप है वो जलना क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। यानी कि तीनों के तीनों लैंप क्या हो जाएंगे? आपके बुझ जाएंगे। जब तीनों लैंप पूरी तरह से बुझ जाएंगे, तीनों लैंप जब पूरी तरह से बुझ जाएंगे तो दोनों मशीन का फेज सीक्वेंस यानी कि फेज क्रम क्या हो जाएगा? आपका समान हो जाएगा। तो तीसरा क्या है आपकी? तीसरी कंडीशन है आपकी तीसरी कंडीशन क्या है? जब लैंप पूर्ण प्रकाश के साथ जलते हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने एक कंडीशन लिखी थी, वहां पर लिखा था मैंने कम प्रकाश के साथ। अगर लैंप कम प्रकाश के साथ जल रहे हैं तब तो इनका टर्मिनल वोल्टेज क्या है? अलग अलग है। अगर लैंप पूर्ण प्रकाश के साथ, जितना ये प्रकाश पैदा कर सकते हैं उतने प्रकाश के साथ जल रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? इनकमिंग मशीन का फेज क्रम असमान है। क्या? इनकमिंग मशीन का फेज क्रम क्या है आपका? असमान है। फिर क्या करेंगे? इनकमिंग मशीन के किन्हीं दो फेजों को आपस में क्या करते हैं अपन? परिवर्तित करते हैं। और चौथी कंडीशन और लास्ट कंडीशन क्या होगी? जब तीनों लैंप अप्रकाशित यानी कि बुझ जाते हैं। जब तीनों लैंप क्या हो जाएंगे? आपकी बुझ जाएंगे।
तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस अल्टरनेटर का फेज क्रम इस अल्टरनेटर के फेज क्रम के समान होगा, इस अल्टरनेटर की आवृत्ति इस अल्टरनेटर की आवृत्ति के समान होगी, इस अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज इस अल्टरनेटर के टर्मिनल वोल्टेज के समान होगा। अर्थात ये दोनों अल्टरनेटर क्या हो गए, आपके तीनों शर्तों को कंप्लीट कर रहे हैं। उस स्थिति में दोनों अल्टरनेटर को अपन अब समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके तीनों लैंप बुझ जाएंगे तो ये वाला जो आईसीटीपी स्विच है, इस आईसीटीपी स्विच को मैं यहां से क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। और जैसे इस आईसीटीपी स्विच को बंद करूंगा तो ये दोनों अल्टरनेटर हैं वो समांतर क्रम में क्या हो जाएंगे, आपके संयोजित हो जाएंगे। तो जब तीनों लैंप आपके क्या हो जाएंगे, बुझ जाएंगे, तो दोनों अल्टरनेटर को समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। तो जब तीनों लैंप क्या हो जाएंगे, आपके बुझ जाएंगे, जब तीनों लैंप बुझ जाएंगे तो अल्टरनेटर की सिंक्रोनाइजिंग की जो शर्त है वो क्या हो जाएगी, आपकी पूरी हो जाएगी। और उस कंडीशन में अपन इस वाले आईसीटीपी स्विच को बंद करके इन दोनों अल्टरनेटर को समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। तो आपकी जो पहली विधि है डार्क लैंप विधि, वो आपकी कंप्लीट हो गई। तो डार्क लैंप विधि के अंदर क्या करते हैं, तीनों लैंपों को समान फेजों के साथ क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। दूसरी जो विधि है आपकी ब्राइट लैंप विधि। अब देखिए मैंने आपको डार्क लैंप विधि को पूरी को अच्छी तरह से समझा दिया। अब ब्राइट लैंप विधि भी आपकी डार्क लैंप विधि के समान ही है। अंतर क्या है, केवल मैं आपको समझा देता हूं, इसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। और वो थोड़ा सा अंतर क्या है कि यहां पर देखिए मैंने इन तीनों लैंपों को समान फेजों के साथ संयोजित किया था, जबकि ब्राइट लैंप विधि के अंदर क्या करूंगा, मैं इन तीनों लैंपों को अलग अलग फेजों के साथ क्या करूंगा, संयोजित करूंगा। ये हो गया आपका आर डैश, ये हो गया फाइव डैश, ये हो गया बी डैश। तो देखिए यह दूसरी वाली जो विधि है, इसमें यहां पर जो दूसरी विधि है वो कौन सी विधि है, आपकी ब्राइट लैंप विधि। तो ब्राइट लैंप विधि का जो डायग्राम होगा वो डार्क लैंप विधि के थोड़ा समान होगा। अंतर क्या होता है वो अंतर मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए ये आपकी रनिंग मशीन थी, ये रनिंग मशीन के तीन फेज यहां पर आ रहे हैं, आर वाई और बी। ठीक है, ये रनिंग मशीन के तीनों फेज है, आर वाई और बी। ये हो गया आर वाला फेज, ये वाई और ये बी वाला। यहां पर हमने लगा रखा है आईसीटीपी स्विच, इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला। ठीक है, अब अपन को बल्ब जोड़ना है। तो देखिए ब्राइट लैंप डार्क लैंप विधि के अंदर तो क्या किया था, अपन ने समान फेजों के अंदर लैंप जोड़े थे। यहां पर अपन क्या करेंगे, असमान फेजों के साथ लैंप जोड़ेंगे। आर वाला फेज है, आर वाला लैंप है, वो जुड़ेगा किसके साथ, वाई के साथ। फिर वाई वाला है, वाई वाला जो लैंप है वो जुड़ेगा किसके साथ, आपका बी के साथ। वाई वाला किसके साथ जुड़ेगा, बी के साथ। और बी वाला जो लैंप है, और बी वाला लैंप है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, आपके आर के साथ जुड़ जाएगा। बी वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, आर के साथ। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अलग अलग फेजों के अंदर, असमान फेजों के अंदर तीन लैंप जोड़ दी। ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3। तो ये जो डायग्राम है, अब ये डायग्राम कौन सी हो गया, ब्राइट लैंप का विधि। अब ब्राइट लैंप विधि का मतलब क्या होगा, जब ये तीनों लैंप एक साथ और पूर्ण प्रकाश के साथ जलने लग जाएंगे, जब तीनों लैंप पूर्ण प्रकाश के साथ जलने लगेंगे तब ये दोनों अल्टरनेटर क्या हो जाएंगे, सिंक्रोनाइजिंग हो जाएंगे। तो पूर्ण प्रकाश के साथ क्यों जलेंगे, क्योंकि असमान फेज है, आर और वाई असमान फेज के बीच में जुड़ रहा है। जब दो अलग अलग फेजों के बीच में लैंप जलेगा तो ये लैंप क्या होने लग जाएगा, आपका जलने लग जाएगा। तो जब तीनों लैंप पूर्ण प्रकाश के साथ जलने लग जाएंगे तो इनकमिंग मशीन और रनिंग मशीन इन दोनों की कंडीशंस क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। उस कंडीशन में अपन इस वाले आईसीटीपी स्विच को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और दोनों अल्टरनेटर समांतर क्रम में संयोजित हो जाएंगे। आपकी जो दो विधियां हैं वो दो विधियां डार्क लैंप विधि के समान ही होगी। पहली क्या होता है, अगर लैंप आपके लगातार जल रहे बुझ रहे हैं, अगर लैंप लगातार जल रहे बुझ रहे हैं तो उनकी आवृत्ति, इस इनकमिंग मशीन की आवृत्ति क्या है, असमान है। तो आवृत्ति के मान को कम या ज्यादा करने के लिए अपन इस मशीन की घूर्णन गति को क्या करेंगे, कम या ज्यादा। अगर ये लैंप, तीनों लैंप धीमे प्रकाश के साथ जलते हैं तो दोनों मशीनों के टर्मिनल वोल्टेज में अंतर है। उस कंडीशन में अपन इनकमिंग मशीन के एक्साइटेशन का मान को चेंज करके टर्मिनल वोल्टेज को क्या कर देंगे, समान। अगर आपके तीनों लैंप क्या हो जाते हैं, बुझ जाते हैं, या इनमें से कुछ लैंप तो जलते हैं और कुछ लैंप बुझ जाते हैं, जैसे दो लैंप आपके बुझ गए और एक लैंप जल रहा है,
तो उसका मतलब क्या होगा, इनका जो फेज सीक्वेंस है, इन दोनों मशीन का फेज क्रम है, वो फेज क्रम क्या है आपका असमान है। फिर इनकमिंग मशीन के किन्हीं दो फेजों को आपस में चेंज करके फेज क्रम को क्या करेंगे, समान। और जब आपके तीनों लैंप पूर्ण प्रकाश के साथ जलने लग जाएंगे तो इस अल्टरनेटर का फेज क्रम इस अल्टरनेटर के फेज क्रम के क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। उस कंडीशन में इस आईसीटीपी स्विच को बंद करके अपन क्या कर देंगे, इस वाले लैंप को, ये इस वाले अल्टरनेटर को इसके साथ क्या कर देंगे, समांतर क्रम में संयोजित कर देंगे। तो ये दूसरी कौन सी विधि होगी आपकी, ब्राइट। तीसरी विधि है, वो तीसरी कौन सी है आपकी, डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड। तीसरी कौन सी है, डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड। डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड के अंदर क्या करेंगे अपन, दो लैंपों को तो असमान फेजों के बीच में जोड़ेंगे। क्या, दो लैंपों को तो क्या करेंगे अपन, असमान फेजों के बीच में जोड़ेंगे, और एक लैंप को क्या करेंगे, समान फेज के अंदर। जैसे ये L1 वाला फेज है, इसको तो मैं क्या करता हूं, R और R' समान फेज के बीच में जोड़ दिया, इसका R और इसका R'। फिर क्या करता हूं, इस Y वाले को मैंने B के साथ जोड़ रखा है, और B वाले को किसके साथ जोड़ देता हूं, Y के साथ। तो दो लैंपों को तो मैंने असमान फेजों के बीच में जोड़ा है, और एक लैंप को मैंने किसके बीच में जोड़ा है, समान फेजों के बीच में। तो ये वाली विधि, ये जो डायग्राम है वो कौन सी विधि का हो जाएगा आपका, डार्क एंड ब्राइट। डार्क एंड ब्राइट क्यों बोला है, क्योंकि जब इनका फेज क्रम समान हो जाएगा, तो फेज क्रम समान हो जाएगा तो आप देखो यहाँ पर इसका R और R' समान फेज के बीच में ये लैंप जल रहा है। जब एक लैंप आपका एक ही फेज के साथ जुड़ रहा है तो वो लैंप तो क्या रहेगा आपका, बंद रहेगा। मतलब जब दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम समान होगा तो जो L वाला लैंप है वो तो क्या रहेगा, बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा, क्योंकि ये वाला लैंप है समान फेजों के बीच में जुड़ रहा है। जबकि L2 और L3 क्या होंगे आपके, जलेंगे। L2 और L3 क्यों जलेंगे, क्योंकि L वाला एक सिरा, L2 का एक सिरा किससे जुड़ रहा है, Y से, जबकि L2 का दूसरा सिरा किससे जुड़ रहा है, B से। तो दो अलग अलग फेजों के बीच में लैंप जोड़ दिया तो ये लैंप क्या हो जाएगा आपका, प्रकाशित होगा। जबकि आपका L3 वाला लैंप है, इसका एक सिरा किसके साथ जुड़ रहा है, B के साथ, लेकिन इसका दूसरा सिरा किसके साथ जुड़ रहा है, Y के साथ। मतलब L3 वाला लैंप है वो भी इसका एक सिरा B के साथ और एक सिरा Y के साथ, मतलब अलग अलग फेजों के साथ ये भी लैंप अलग अलग फेजों के साथ जुड़ रहा है। तो ये जो L3 वाला लैंप है ये भी क्या हो जाएगा आपका, प्रकाशित होगा, यानी कि जलेगा। तो इसमें दो लैंप तो जलेंगे और एक लैंप क्या होगा, बंद होगा। जब दो लैंप एक साथ जले और एक लैंप बंद रहे तो वो उस कंडीशन में रनिंग मशीन और इनकमिंग मशीन, इन दोनों का फेज क्रम, इनकी फ्रीक्वेंसी और इनका टर्मिनल वोल्टेज, वो तीनों क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। उस कंडीशन में इस आईसीटीपी स्विच को अपन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जैसे आईसीटीपी स्विच को बंद करेंगे तो ये अल्टरनेटर और ये अल्टरनेटर आपस में समांतर क्रम में क्या हो जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे। तो तीसरी वाली कौन सी विधि होगी आपकी, डार्क एंड ब्राइट लैंप विधि। इसके अंदर क्या होगा, एल वाला लैंप तो क्या होगा आपका, बुझ जाएगा। एल वाला लैंप तो क्या होगा आपका, अप्रकाशित होगा। क्या होगा आपका, अप्रकाशित। और जो L2 और L3 वाला लैंप है वो क्या हो जाएगा आपका, प्रकाशित होंगे। जब L2 और L3 प्रकाशित हो और L1 क्या रहे आपका, अप्रकाशित रहे, उस कंडीशन में दोनों अल्टरनेटर का क्या हो जाएगा आपका, फेज सीक्वेंस और उनकी फ्रीक्वेंसी एंड क्या आपका, टर्मिनल वोल्टेज, तीनों चीज ही तो अपन को बराबर करनी होती है। ये तीनों टर्मिनल वोल्टेज, फेज सीक्वेंस और फ्रीक्वेंसी उस कंडीशन में क्या हो जाएंगे आपके, समान हो जाएंगे। और जब ये तीनों चीजें समान हो जाएगी तो इस वाले आईसीटीपी स्विच को बंद करके इन दोनों अल्टरनेटर को अपन समांतर क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा अल्टरनेटर के अंदर सिंक्रोनाइजिंग क्या होती है, सिंक्रोनाइजिंग करने के लाभ क्या होते हैं, तथा सिंक्रोनाइजिंग करने की शर्तें क्या होती है। उसके पश्चात हमने पढ़ा कि सिंक्रोनाइजिंग की शर्तों को पालना करने के लिए या शर्तों की पता करने के लिए अपन कौन कौन सी विधि काम में लेते हैं। तो हमने 3 लैंप विधि पर काम में ली थी। इसमें पहली थी आप डार्क लैंप मेथड, दूसरी थी ब्राइट लैंप मेथड और तीसरा था डार्क एंड ब्राइट लैंप मेथड। तीनों की चीजों के बारे में अपन ने डिस्कस किया। अब आपके इसके अंदर केवल एक विधि और बची है, और वो विधि कौन सी, आपके सिंक्रोनस के द्वारा, सिंक्रोनस विधि। और उसके बाद में आपका इस चैप्टर के अंदर केवल एक टॉपिक और बचेगा, हंटिंग। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपका अल्टरनेटर का चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।